प्रिय विद्यार्थियों, एनडीसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम 3 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा अगला यूनिट है यूनिट संख्या 4 और वो है मानव विकास। मानव विकास से ये जो यूनिट है इसमें हम मानव विकास के प्रमुख पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव विकास के प्रमुख पहलुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव विकास के प्रमुख पहलुओं की अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें वृद्धि एवं विकास, हम इनमें जिन जिन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे इनमें वृद्धि एवं विकास, डॉक्टर महबूब उल्लक एवं अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ में हम मानव विकास के आधार स्तंभों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव विकास के आधार स्तंभ, इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे मानव विकास के उपागमों के बारे में। इसके बाद में हम मानव विकास सूचकांक के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव विकास जो सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक का हम विभिन्न देशों के मध्य जो विभाजन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के बारे में अध्ययन करेंगे और गरीबी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यानी कि अपना जो चौथा अध्याय है इसमें हम मानव विकास के जो प्रमुख पहलू हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे पहला हमारा पहलू होगा वो होगा वृद्धि विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम इसके बाद में दक्षिण एशिया के 2 प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, एक डॉक्टर महबूब उल्लक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, दूसरे प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने मानव विकास के संदर्भ में अपने विचार किस प्रकार से व्यक्त किए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव विकास के मापन में मानव विकास के जो आधार स्तंभ हैं इनका क्या योगदान है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ में हम मानव विकास के जो प्रमुख उपागम हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव विकास सूचकांक का जो स्तर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव विकास का मापन किसके द्वारा कब सर्वप्रथम कैसे किया गया और विश्व के देशों में मानव विकास के आधार पर हम किस प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। विश्व के देशों का जो विभाजन है इसमें सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है, सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाला देश है भारत को कौन से मानव विकास सूचकांक वाले देशों में शामिल है भारत। इसके साथ साथ में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जिसे केवल भूटान के द्वारा अपनाया गया है और गरीबी जो एक मानव विकास की जो विपरीत दिशा है उसको दर्शाती है। इन सभी तथ्यों के बारे में हम अध्ययन अपने इस अध्याय में करेंगे। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वो है वृद्धि एवं विकास। सबसे पहले हम जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वो पहलू है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वृद्धि के बारे में। वृद्धि एवं विकास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, वृद्धि के बारे में। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे विकास के बारे में। वृद्धि एवं विकास की बात करते हैं तो वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है। वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है जो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है, वृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या थी वो 102 करोड़ थी। 2001 की जनगणना के अनुसार हम भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या कितनी थी, 102 करोड़ थी। यही जनसंख्या 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई। तो भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई और ये वृद्धि कैसी हुई, धनात्मक हुई। ये वृद्धि कैसे रही, धनात्मक रही। अगर इसी अवधि के अंदर मान लीजिए कि 2001 में जो अपने देश की जनसंख्या 102 करोड़ थी, अगर यही जनसंख्या 2000 में घटकर 95 करोड़ हो जाती तो भी ये क्या होती, वृद्धि होती। लेकिन तब ये वृद्धि कैसी होती, तब ये वृद्धि ऋणात्मक होती। तब ये वृद्धि कैसी होती, ऋणात्मक होती। तो वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि क्या है, किसी भी स्थिति में जो वृद्धि है यह मूल्य निरपेक्ष होती है। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है
यह धनात्मक भी हो सकती है, यह ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन वृद्धि वृद्धि होती है। जैसे 2001 के अनुसार अपने देश की जनसंख्या 102 करोड़ थी, यह जनसंख्या बढ़कर 121 करोड़ हो गई 2011 के अनुसार। ऐसी स्थिति में 2001 से 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या थी, इसमें कितने करोड़ की वृद्धि हुई? 19 करोड़ की वृद्धि हुई। ये वृद्धि कैसे रही? धनात्मक हुई, अधिक हुई, इसलिए वृद्धि कैसे रही? धनात्मक। इसके अलावा वृद्धि है, अगर मान लीजिए कि इस अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या में कमी होती तो भी यह जनसंख्या वृद्धि ही होती, लेकिन ये जनसंख्या वृद्धि कैसी होती? ऋणात्मक होती। इसके बाद में हम विकास की बात करते हैं, तो विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है। अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि कैसा परिवर्तन है? वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है जो कम या अधिक हो सकता है। वृद्धि कैसा परिवर्तन है? वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है जो मूल्य निरपेक्ष होती है, जो ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों हो सकती है। एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया जा चुका है। ठीक है। विकास की हम बात करते हैं तो विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है जो मूल्य सापेक्ष होता है। विकास का मूल्य कैसा होता है? सापेक्ष होता है। और विकास को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, विकास को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक वर्तमान दशाओं में परिवर्तन न हो। यानी कि आपके एग्जाम में 2 अंक का क्वेश्चन आ सकता है कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है और विकास गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि का मूल्य निरपेक्ष होता है और विकास का मूल्य सापेक्ष होता है। वृद्धि की अगर हम बात करें तो वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम विकास की बात करें तो विकास का परिवर्तन गुणात्मक है, मूल्य सापेक्ष है, लेकिन विकास को हम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि वर्तमान दशाओं में परिवर्तन न हो। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2001 से जो अपने देश की जनसंख्या 102 करोड़ थी, वह जनसंख्या बढ़कर 2011 में कितनी हो गई? 121 करोड़ हो गई। वह जनसंख्या 2011 में बढ़कर कितनी होगी? 121 करोड़ होगी। लेकिन ये जो जनसंख्या 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हुई है, इस जनसंख्या के लिए इस अवधि के दौरान, ये जो अवधि कितने वर्ष की रही? ये अवधि जो 10 वर्ष की रही, इस 10 वर्ष की अवधि के दौरान अगर मान लीजिए कि इस जनसंख्या के लिए भोजन, आवास एवं अन्य सुविधाओं की प्राप्ति हुई है, अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने जितना विकास हुआ है, तब तो हम इसे विकास कहेंगे। तब तो हम क्या मानेंगे कि इस देश ने वृद्धि के साथ साथ में विकास किया है। अगर मान लीजिए कि इस जनसंख्या की वृद्धि होने, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण खाद्यान्न की कमी आएगी, तो खाद्यान्न की उपलब्धता होना जरूरी है। जनसंख्या के रहने के लिए आवास की उपलब्धता होना जरूरी है। जनसंख्या के पहनने के लिए वस्त्रों का होना आवश्यक है, यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि इस अवधि के दौरान किसी देश ने जनसंख्या के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, वो आवश्यकताएं उपलब्ध करवाने में वह देश असमर्थ होता है, तो उस देश के अंदर विकास नहीं होता है। वह देश है वो विकास को प्राप्त नहीं करता है। लेकिन इसी अवधि के दौरान जनसंख्या के अनुपात में अगर उस देश में जो बढ़ने वाली जनसंख्या है, उस जनसंख्या को भी उसकी सभी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवाने जितना विकास उस देश ने किया है, तो उस देश का आर्थिक विकास हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है, ये मूल्य सापेक्ष होता है, तथा विकास को हम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने जो वर्तमान दशाएं हैं, अपने जो वर्तमान विकल्प हैं, उन विकल्पों में वृद्धि नहीं करते हैं। तो ये था वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में कोई 2 अंतर लिखिए तो आपका सिद्धांत होगा वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन, विकास गुणात्मक परिवर्तन। वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होता है, इसमें मूल्य सापेक्ष होता है। वृद्धि है वो ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकती है, जबकि विकास को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता कि जब तक इसकी वर्तमान दशाओं में विकास ना हो या परिवर्तन ना हो। अब हम अध्ययन करेंगे मानव विकास के बारे में। विकास की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विकास की जो संकल्पना है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं
तो विकास की संकल्पना के संदर्भ में, विकास की जो संकल्पना है, विकास की जो संकल्पना है, इस विकास की संकल्पना के संदर्भ में दो जो अर्थशास्त्री हैं, दो अर्थशास्त्रियों के द्वारा अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए हैं। पहला जो अर्थशास्त्री है वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। और दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से दो अर्थशास्त्रियों के द्वारा मानव विकास का जो मापन है उसमें योगदान दिया गया, तो ये दक्षिण एशिया के अर्थशास्त्री थे। और दक्षिण एशिया में ही ये दोनों देश जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं, पाकिस्तान और भारत। तो एक तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे वो थे डॉक्टर महबूब उल हक, और दूसरे भारतीय अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अब हम पहले अध्ययन करेंगे कि जो डॉक्टर महबूब उल हक हैं, इन्होंने विकास का मतलब क्या लिया है, यानी कि विकास कब होता है, मानव विकास कब होता है, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास कब होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। इनके अनुसार लोगों के विकल्पों में वृद्धि करके, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करके मानव विकास को प्राप्त किया जा सकता है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करके मानव विकास को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने माना है कि लोगों के विकल्पों से तात्पर्य है, यहाँ पर विकल्प है संसाधनों तक पहुंच। विकल्प से तात्पर्य क्या है, संसाधनों तक पहुंच। विकल्पों में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, संसाधनों तक पहुंच से है। यानी कि संसाधनों तक पहुंच कब होगी, शिक्षा के स्तर में सुधार करके। शिक्षा के स्तर में सुधार करके ही विकल्पों में वृद्धि की जा सकती है। मान लीजिए कि किसी भी देश के अंदर, जैसे इमर्सन का कथन था कि प्रत्येक जो देश है उस देश के जो प्रमुख धन कौन होते हैं, कि सवर्ण से नहीं बल्कि वहां पर निवास करने वाले स्त्री एवं पुरुषों की संख्या से ही एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। और उस देश में निवास करने वाली जनसंख्या है वो उस देश में उपलब्ध जो विकल्प हैं, जो संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग वो कब कर पाएगी, वो तब ही कर पाएगी जब उन लोगों के पास में शिक्षा उपलब्ध हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी देश में कोई कंपनी है और उस कंपनी के लिए कंप्यूटर जो सुपरवाइजर है, कंप्यूटर सुपरवाइजर है, उसकी पोस्ट वहां पर खाली है। अब वहां पर बेरोजगार जो लोग हैं उनकी संख्या काफी अधिक है, यानी कि बेरोजगार लोगों की संख्या मान लीजिए कि हजारों के अंदर है, और पोस्ट एक है, और वो पोस्ट किसकी है, कंप्यूटर सुपरवाइजर की है। 1000 लोगों के बेरोजगार हो जाने के बावजूद भी वह पोस्ट खाली रह जाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ये जो 1000 व्यक्ति हैं, इन 1000 व्यक्तियों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। ये जो 1000 व्यक्ति हैं, इन 1000 व्यक्तियों के पास में कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति में 1000 लोगों के बेरोजगार होने के बावजूद भी जो एक पोस्ट वैकेंट थी, एक पोस्ट की जो जगह थी, वो भी पूर्ण रूप से खाली रह जाती है, जिसका प्रमुख कारण इस जनसंख्या को कंप्यूटर की शिक्षा का ज्ञान नहीं था। तो यही बताने का प्रयास डॉक्टर महबूब उल हक करते हैं कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करके मानव विकास को प्राप्त किया जा सकता है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करके किसको प्राप्त किया जा सकता है, मानव विकास को प्राप्त किया जा सकता है, ताकि लोग सार्थक जीवन जी सकें। ताकि लोग कैसा जीवन जी सकें, सार्थक जीवन जी सकें। और यहाँ पर सार्थक जीवन से तात्पर्य यह नहीं कि लोगों को केवल जीवन जीना है। सार्थक जीवन से तात्पर्य यह नहीं है कि लोगों को केवल जीवन जीना है, बल्कि सार्थक जीवन से तात्पर्य है कि लोगों के द्वारा अपनी स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए, अपनी स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए विकास को प्राप्त करना है। इसके दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो भारत के अर्थशास्त्री हैं,
नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। इनके अनुसार लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि करके, लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि करके विकास को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक ने विकास को प्राप्त करने के लिए कहा है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करके विकास को प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा है कि लोगों की स्वतंत्रताओं में वृद्धि करके विकास को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अनुसार मान लीजिए कि जब तक हम लोगों को कार्य करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान नहीं करेंगे तब तक लोग हैं वो सही तरीके से अपने जो क्षमताएं हैं उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में लोगों में स्वतंत्रता में वृद्धि करके उनकी जो क्षमता का उपयोग है उसका सही तरीके से लाभ लिया जा सकता है तथा मानव विकास को प्राप्त किया जा सकता है। इन दोनों अर्थशास्त्रियों की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने जो मानव विकास को प्राप्त करने के लिए अपने जो पहलू प्रस्तुत किए हैं इनके आधार पर हमने ये प्राप्त किया है कि किसी भी स्थान पर अगर हम मानव विकास को प्राप्त करना चाहेंगे, किसी भी स्थान पर मानव विकास को हम प्राप्त करना चाहेंगे तो वहाँ पर मानव विकास के लिए प्रमुख आधारों का होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में मानव विकास के जो प्रमुख आधार बताए हैं तो मानव विकास के जो प्रमुख आधार हैं इनमें है, एक तो है शिक्षा, दूसरी है चिकित्सा और तीसरी है संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच यानी कि आपके एग्जाम में एक अंक का क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा क्वेश्चन जो मानव विकास से संबंधित है वो यही क्वेश्चन होता है कि किसी भी स्थान पर मानव विकास का प्रमुख आधार क्या है, यानी कि मानव विकास का मापन किस आधार पर किया जाता है। तो मानव विकास का जो मापन करने के जो प्रमुख आधार हैं वो एक है शिक्षा, दूसरी है चिकित्सा और तीसरी है संसाधनों तक पहुंच। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे मानव विकास के प्रमुख आधार स्तंभों के बारे में। तो मानव विकास के प्रमुख आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? अगर बड़े क्वेश्चनों में बात की जाती है इस लेसन से आने वाले क्वेश्चनों के अंदर तो मानव विकास के जो प्रमुख आधार स्तंभ है ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर महबूब उल हक हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन है जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है। बहुत से जो कंपटीशन यानी कि जो एग्जाम है उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर अब हम मानव विकास के आधार स्तंभों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव विकास के आधार स्तंभ, मानव विकास के आधार स्तंभों की अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार किसी मकान या इमारत को खड़ा करने के लिए मजबूत नींव की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से अगर हम किसी देश के मानव विकास के स्तर के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं या किसी देश के मानव विकास में प्रगति चाहते हैं, मानव विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं, मानव विकास के स्तर में वृद्धि चाहते हैं तो उसके लिए मानव विकास के ये जो आधार स्तंभ है इनका होना जरूरी है। मानव विकास के प्रमुख आधार स्तंभ 4 हैं। इनमें पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। मानव विकास के प्रमुख आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? मानव विकास के अगर प्रमुख आधार स्तंभों की बात करते हैं तो किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए एक अच्छी मजबूत नींव की आवश्यकता होती है और अगर हम किसी भी स्थान के ऊपर किसी भी देश के मानव विकास में वृद्धि करना चाहते हैं तो उस देश में उनके जो प्रमुख मानव विकास के आधार स्तंभ हैं जिनमें समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता एवं सशक्तिकरण है, इनका होना जरूरी है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे समता के बारे में। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे समता के बारे में। समता से तात्पर्य समानता से है। समता का मतलब क्या है? समानता से है। और समता में जो समता का मतलब समानता से है, यहाँ पर मानव विकास में समानता से तात्पर्य है कि किसी भी देश में पाए जाने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है, किसी भी देश में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वहाँ के निवासियों के मध्य समान रूप से होना चाहिए। यहाँ पर हम प्रत्येक जो वहाँ का निवासी है उसके मध्य प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा समान रूप से तो नहीं कर सकते, लेकिन उन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जो लाभ प्राप्त होता है वो वहाँ के निवासियों को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। अगर वहाँ पर उपलब्ध जो प्राकृतिक संसाधन है उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वहाँ के लोगों को समान रूप से प्राप्त होता है
तो वहाँ के लोग मानव विकास को प्राप्त कर सकते हैं। तो समता से तात्पर्य समानता से है, अर्थात किसी देश में मौजूद विकल्पों का उपयोग वहाँ के निवासियों के मध्य समान रूप से करना है। वहाँ के निवासियों के मध्य समान रूप से करना है और वहाँ के सभी निवासियों के मध्य वहाँ पर उपलब्ध जो विकल्प हैं, यहाँ पर विकल्पों से तात्पर्य किससे है? संसाधनों से है। और इन संसाधनों का उपयोग अगर हम सभी लोगों के मध्य, निवासियों के मध्य समान रूप से करेंगे तो वह देश किसको प्राप्त होगा? वह देश मानव विकास को प्राप्त होगा। इसके बाद में दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता से क्या तात्पर्य है? सतत पोषणीयता से तात्पर्य है कि एक जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1987 के अंदर, 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस रिपोर्ट को हम ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। ओवर कॉमन फ्यूचर से तात्पर्य है हमारा साझा भविष्य। ओवर कॉमन फ्यूचर का तात्पर्य है हमारा साझा भविष्य। इस रिपोर्ट को ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट को किसके नाम से जाना जाता है? इस रिपोर्ट को ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम है उसका जो एक सम्मेलन हुआ था 1987 के अंदर, ये सम्मेलन जो हुआ था वो नॉर्वे में हुआ था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो की गई थी नॉर्वे की ब्रटलैंड में हुआ था और इसकी नॉर्वे में हुआ था। नॉर्वे की जो प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था गरो हरलेम ब्रटलैंड। गरो हरलेम ब्रटलैंड जो ब्रटलैंड है, इनके द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिस कारण इसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस रिपोर्ट के अंदर जिस विचार पर सर्वाधिक जोर दिया गया था ये विचार क्या था? सतत पोषणीयता। ये विचार क्या था? सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता के अगर हम बात करते हैं तो सतत पोषणीयता में ये बताने का प्रयास किया गया है कि हमारे पास में जो भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद है, हमारे पास में जो भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हमें किस आधार पर करना चाहिए? विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए तथा इन्हें हमें संरक्षित रखना है। ये जो प्राकृतिक संसाधन है इन्हें हमें संरक्षित रखना है और संरक्षित किसके लिए रखना है? भावी पीढ़ियों के लिए रखना है। भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। तो सतत पोषणीयता से क्या तात्पर्य? सतत पोषणीयता से तात्पर्य है कि हमारे समाज में मौजूद जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी विकल्प हमारे पास में मौजूद हैं, इन विकल्पों का उपयोग हमारे द्वारा विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए तथा इन विकल्पों को हमें हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी सुरक्षित रखना चाहिए तथा जब हम इन विकल्पों का प्रयोग करते हैं तो इससे पर्यावरण को भी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए इन विकल्पों का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये मानव विकास का दूसरा आधार स्तंभ था जिसे हम सतत पोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। और सतत पोषणीय विकास में हमारे पास में जो भी विकल्प प्राकृतिक संसाधन हैं इनका उपयोग हमें विवेकपूर्ण तरीके से हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए सुरक्षित रखते हुए पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए किया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की गई थी। किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ब्रटलैंड कौन थी? नॉर्वे की प्रधानमंत्री जिसका नाम गरो हरलेम ब्रटलैंड था। और ये एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, जिसे हमारा साझा भविष्य या ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हम मानव विकास के तीसरे प्रमुख आधार स्तंभ के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा प्रमुख आधार स्तंभ है वो है उत्पादकता। तीसरा जो प्रमुख आधार स्तंभ है वो क्या है? उत्पादकता। उत्पादकता से तात्पर्य है लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। उत्पादकता तीसरा प्रमुख आधार स्तंभ क्या है? उत्पादकता से तात्पर्य है विकल्पों में वृद्धि करना। विकल्पों में
वृद्धि करना। और विकल्पों में वृद्धि करने से तात्पर्य यानी कि संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से है, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से है। विकल्पों में वृद्धि करने से तात्पर्य किससे है? संसाधनों के अत्यधिक उपयोग करने से है। इसके अलावा अगर हम ध्यान देते हैं तो संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कब किया जा सकता है? शिक्षा के स्तर में वृद्धि करके, शिक्षा के स्तर में वृद्धि करके, शिक्षा के स्तर में वृद्धि करके। तो मानव विकास का जो तीसरा आधार स्तंभ है वो है उत्पादकता है। उत्पादकता से तात्पर्य है लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने से, और लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए हमें शिक्षा के स्तर में वृद्धि की जाएगी। लोग अधिक शिक्षित होंगे तो वो उपलब्ध जो विकल्प हैं उनका सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे, और उपलब्ध विकल्पों का सही तरीके से उपयोग करने पर मानव विकास के स्तर में वृद्धि होगी। इसके बाद में मानव विकास का अगला जो यानी कि 4 नंबर का आधार स्तंभ है वो है सशक्तिकरण। वो क्या है? सशक्तिकरण। मानव विकास का चौथा जो प्रमुख आधार स्तंभ है वो कौन सा है? सशक्तिकरण। सशक्तिकरण है यह जो आधार स्तंभ है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन के विचारों पर आधारित है। इस आधार स्तंभ में यह बताया गया है कि अगर लोगों को सशक्तिकरण करना है, सशक्तिकरण से तात्पर्य है लोगों में कार्य करने के लिए क्षमता का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? क्षमता का निर्माण करना है। तो इसके लिए लोगों के पास में स्वतंत्रताओं में वृद्धि कर, यानी कि अगर लोगों में किसका निर्माण करना है? लोगों को सशक्त करना है, उनकी क्षमताओं में निर्माण करना है, तो लोगों की स्वतंत्रताओं में वृद्धि करना है। क्योंकि बंदिश दिया हुआ व्यक्ति अपने जो भी कार्य हैं उनको सही तरीके से नहीं कर सकता है। अगर हम उस व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अगर पूर्ण चाहते हैं, 100% चाहते हैं, तो हमें उस व्यक्ति को वो कार्य करने के लिए जो स्वतंत्रताएं वो व्यक्ति चाहता है वो सभी स्वतंत्रताएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो इस विचार पर आधारित जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा है कि अगर लोगों के अंदर सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, लोगों में उनकी क्षमताओं में निर्माण करना है, तो उन लोगों को जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए वो सभी स्वतंत्रताएं उनको उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि वो सुशासन के साथ में अपने विकल्पों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये मानव विकास के 4 प्रमुख आधार स्तंभ थे। एक समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण। अब हम अध्ययन करेंगे मानव विकास के प्रमुख उपागमों के बारे में। मानव विकास के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं तथा इनका महत्व क्या है? तो जिस प्रकार से मानव विकास के जो आधार स्तंभ 4 थे, उसी प्रकार से मानव विकास के जो उपागम है, उपागम भी कितने हैं? 4 है। तो मानव विकास के 4 प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? तो अगला अपना जो टॉपिक है वो मानव विकास के प्रमुख उपागम। मानव विकास के प्रमुख उपागमों की बात करते हैं तो मानव विकास के 4 प्रमुख उपागम हैं। पहला उपागम है आय उपागम, दूसरा उपागम है कल्याण उपागम, तीसरा उपागम है आधारभूत आवश्यकता उपागम, और चौथा उपागम है क्षमता उपागम। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मानव विकास के प्रमुख उपागम कौन कौन से नाम लिखिए। अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है कि मानव विकास के 4 उपागम है, जिनमें आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम एवं क्षमता उपागम को शामिल किया गया है। अब हम यहाँ पर एक एक उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो उपागम है वो है आय उपागम। पहला जो उपागम है वो कौन सा उपागम है? आय उपागम। आय उपागम से तात्पर्य है इसमें किसी भी देश के विकास का स्तर, किसी भी देश के विकास का स्तर उस देश की
आय के आधार पर व्यक्त किया जाता है, उस देश की आय के आधार पर व्यक्त किया जाता है। यानी कि विश्व में कौन से देश की आय कितनी अधिक है, जिस देश की आय जितनी अधिक होगी उस देश का मानव विकास भी उतना ही अधिक होगा। जिस देश की आय जितनी कम होगी उस देश का मानव विकास का जो स्तर है वो भी उतना ही क्या होगा, कमजोर होगा। तो ऐसी स्थिति में आय उपागम से तात्पर्य है किसी भी देश के विकास के स्तर को उस देश की आय के आधार पर व्यक्त किया जाता है। इसमें यह बताया गया है कि उस देश का कोई भी व्यक्ति वहां पर उपलब्ध जो विकल्प है उन विकल्पों का उपयोग कितना अधिक मात्रा में करता है, कितनी अधिक मात्रा में करता है। तो यानी कि मानव विकास के उपागमों की अगर हम बात करते हैं तो मानव विकास के उपागम 4 है। इनमें पहला उपागम है आय उपागम। आय उपागम की अगर हम बात करते हैं तो आय उपागम के अनुसार जो किस मानव विकास का मापन है वो आय के आधार पर किया जाता है। और इसमें यह बताया गया है कि किसी भी देश के विकास का स्तर है उसको आय के आधार पर मापा जाता है, तथा जिस देश की आय अधिक होगी उस देश का मानव विकास उतना ही अधिक होगा, तथा जिस देश की आय कम होगी उस देश का मानव विकास का स्तर भी उतना ही कमजोर होगा। क्योंकि उस देश के निवासियों के द्वारा जो विकल्पों का उपयोग किया जाएगा वो उनके पास में उपलब्ध जो आय है उसी के आधार पर होगा। क्योंकि जिस किसी व्यक्ति के पास में पैसे ही नहीं होंगे तो वो वहाँ पे उस देश में उपलब्ध जो संसाधन है उनका उपयोग अधिक मात्रा में नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो आय उपागम है वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि इसमें किसी भी देश के विकास का स्तर है वो उस देश की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके बाद में मानव विकास का दूसरा जो उपागम है, मानव विकास के दूसरे उपागम की अगर हम बात करते हैं तो मानव विकास का जो दूसरा उपागम है वो है कल्याण उपागम। मानव विकास का दूसरा जो उपागम है वो कौन सा है, वो है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम की अगर हम बात करते हैं तो यह उपागम मानव के कल्याण पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, मानव कल्याण पर आधारित है। इस उपागम के अनुसार यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब तक मानव कल्याण के लिए यानी कि उसकी आवश्यकताओं की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं तब तक हम मानव विकास को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कल्याण उपागम में यह मानव कल्याण पर आधारित है जिसमें मानव को उसकी मानव कल्याण के लिए उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, भोजन है, वस्त्र है, सुख समृद्धि के जो साधन है, इनका होना जरूरी है। यानी कि कल्याण उपागम यह मानव के कल्याण के ऊपर जोर देता है और कल्याण उपागम के अनुसार मानव को उसकी सुख समृद्धि के लिए, उसके कल्याण के लिए उसकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के अंदर शिक्षा है, चिकित्सा है, भोजन है, वस्त्र है, इसके साथ साथ में उसके जो सुख की समृद्धि के जो साधन है इनका होना जरूरी है। तीसरा जो मानव विकास का उपागम है वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम। तीसरा जो मानव विकास का उपागम है ये उपागम है, ये कौन सा है, यह है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम की अगर हम बात करते हैं तो आधारभूत आवश्यकता उपागम है यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में शामिल सबसे पहली संस्था है जिसका गठन 1919 में हुआ था। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, आधारभूत आवश्यकता उपागम है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जारी किया जाता है। ILO का गठन कब हुआ था, 1919 में हुआ था। इस संगठन के अनुसार अगर हमें मानव विकास को प्राप्त करना है तो मानव विकास की उसकी जो मूलभूत 6 आवश्यकताएं हैं उनका होना जरूरी है। 6 मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वह किसके पास में उपलब्ध होनी चाहिए,
वह मानव को उपलब्ध करवानी चाहिए। यानी कि आधारभूत आवश्यकता उपागम है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जारी किया जाता है। इस संगठन के अनुसार मानव विकास को प्राप्त करने के लिए मानव को 6 मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध होनी चाहिए। इन 6 मूलभूत आवश्यकताओं में शिक्षा है, भोजन है, वस्त्र है, स्वच्छ जल है, चिकित्सा सुविधा है, एवं आवास का उपलब्ध होना जरूरी है। एवं आवास का उपलब्ध होना जरूरी है। तो यानी कि तीसरा जो मानव विकास का प्रमुख उपागम है वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा जारी किया जाता है। ILO का जो गठन था वो 1919 में हुआ था और इस संगठन के अनुसार आधारभूत आवश्यकता उपागम में यह बताया गया है कि मानव विकास को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता तब तक मानव को उसकी 6 मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो। ILO के अनुसार मानव को कौन कौन सी 6 मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका उपलब्ध होना जरूरी है। इनमें पहली है शिक्षा, दूसरी है भोजन, तीसरा है वस्त्र, चौथा है स्वच्छ पेयजल, पांचवा है चिकित्सा सुविधाएं और छठवीं है आवास की सुविधा। इस स्थिति में मानव विकास को प्राप्त करने के लिए इन मूलभूत 6 आवश्यकताओं का होना जरूरी है। इसके बाद में हम लास्ट में अध्ययन कर रहे हैं मानव विकास का जो चौथा उपागम है वो है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम से तात्पर्य है क्षमताओं के निर्माण करने से, क्षमताओं का निर्माण या सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से, सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से या सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से। क्षमता उपागम से तात्पर्य है, क्षमता उपागम से तात्पर्य क्षमताओं के निर्माण से है और क्षमताओं का निर्माण करके हम सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। यह उपागम है, ये किनके द्वारा दिया गया? ये उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार क्षमताओं में निर्माण कब किया जा सकता है? स्वतंत्रताओं में वृद्धि करके। कब किया जा सकता है? स्वतंत्रताओं में वृद्धि करके। यानी कि मानव विकास का जो चौथा उपागम है वो कौन सा उपागम है? ये क्षमता उपागम है और क्षमता उपागम के अनुसार यानी कि लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि करके लोगों में क्षमताओं का निर्माण करना ताकि लोग उपलब्ध विकल्पों का सही तरीके से उपयोग कर सकें। उपलब्ध जो भी विकल्प हैं उनका सही उपयोग कर सकें। इस प्रकार हमने मानव विकास के 4 प्रमुख जो उपागम थे जिनमें आय उपागम है, कल्याण उपागम है, आधारभूत आवश्यकता उपागम है और क्षमता उपागम है, इनके बारे में अध्ययन किया। आय उपागम में यानी कि किसी भी देश के मानव विकास में आय के स्तर को मुख्य माना जाता है। जिस देश का आय का स्तर जितना अधिक होगा वह देश मानव विकास में उतना ही अधिक विकसित होगा। दूसरा है वो है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम मानव के कल्याण पर आधारित है और कल्याण उपागम है इसमें मानव के विकल्पों में उपयोग करने के लिए उसके लिए जो उसकी आवश्यकताएं हैं, सुख समृद्धि के जो साधन हैं उनको उपलब्ध करवाना किसी भी देश का प्रमुख उद्देश्य होता है, कर्तव्य होता है। तीसरा जो उपागम है वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम है, ये उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जारी किया गया था। इस उपागम के अनुसार अगर हमें मानव विकास को प्राप्त करना है तो मानव को उसकी मूलभूत 6 आवश्यकताएं शिक्षा, भोजन, वस्त्र, स्वच्छ जल, चिकित्सा सुविधा एवं आवास का होना उपलब्ध है। इसके बाद में चौथा जो उपागम है वो है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा जारी किया गया है। इस उपागम के अनुसार अगर मानव में क्षमताओं का निर्माण करना है तो उसमें स्वतंत्रताओं में वृद्धि करना जरूरी है ताकि वो सही तरीके से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सके। इस प्रकार से हमने अपनी इस क्लास के अंदर मानव विकास में वृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन किया। मानव विकास के आधारभूत जो उपागम है, आधार स्तंभ, उनके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।